नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं तुषार शुक्ला जी, जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी मजदूर यूनियन संघ उत्तर प्रदेश के, और साथ ही राष्ट्रीय धर्म प्रचारक हैं हिंदू समन्वय समिति से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया आपके चैनल का। सबसे पहले तो हिंदू समन्वय समिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनका भी परिचय हो सके आपकी समिति से, कि क्या कर रही है, कब से कार्य कर रही है और किन चीजों पर जो है लगातार वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में जो है उनका विस्तार है और क्या काम जो है कर रही है। जी, पहले तो ए टीवी की चैनल के और आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुत्व समन्वय समिति राष्ट्र हित के लिए कार्य करी, धर्म हित के लिए कार्य कर रही है और उन लोगों के लिए कार्य करी जो समाज से जुड़कर जो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रही है। आज भी कुछ ऐसे युवा हैं जो अभी तक भटक चुके हैं, जो नशे की हालत में हैं और हमारे समाज को क्या बोलते हैं अलग तरीके की अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। इस तरीके को उनको रोकने के लिए कार्य करें, क्योंकि आज लोगों के ये मानना ये है कि नशा मुक्ति केंद्र है, मगर सबसे ज्यादा नशा तो हमारा युवा ही कर रहा है। धर्म के मामले में बुकलाना और चीजें करना सबसे ज्यादा, अगर कोई भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा कोई कुछ है तो हमारा युवा ही है। जी, लेकिन युवा को लेकर के कैसे आप देखते हैं कि भारत में युवा को किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, आपकी पार्टी ने क्या काम किया है? क्योंकि अब तो युवाओं को मुझे लगता है कि अलग बांट दिया। राष्ट्रवाद से शुरू हुए थे, जातिवाद पर आ गए हैं। अब धीरे धीरे जो युवाओं को वो बांटते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखिए, दिल्ली के अंदर की कल की एक घटना है, वहां एक जज जो है फांसी लगा लेता है। आप सोचिए उस देश का क्या होगा जिस देश के अंदर जज को फांसी लगानी पड़े। उस देश का क्या होगा जहां वकीलों को आत्महत्या करनी पड़े। उस देश का क्या होगा, नागरिक तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। आईएएस आईपीएस मर रहे हैं इस देश में, जज मर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी के जो है अंत का? अब ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो जातिवाद और जो है धर्मवाद का जो सबसे बड़ा नशा है वो युवाओं को दे रही है। वो तो नशे से भी घातक है। एक बार ये नशा तो छूट सकता है, लेकिन जो जातिवाद का, जो धर्म का नशा है वो कैसे छूटेगा? जी, जाति पात का सबसे पहली बात तो हम लोग को अपने आप को सुधारना होगा। और सुधरेंगे कैसे? क्योंकि इंसान का एक आईक्यू होता है 1% का, मगर इंसान 1% में नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज है उसका आईक्यू बिल्कुल होता है 0। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कल जज वाला किस्सा हुआ था, आज के टाइम जो हमारा युवा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, ना वो एजुकेशन के माध्यम जाता है। जो पहले की जो शिक्षा थी गुरुकुल की, वो अब बिल्कुल बंद कर दी गई है। आज के टाइम स्कूलों में ना भगवत गीता पढ़ाई जाती है, ना संस्कृत के श्लोक सिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चीजें कर दी, युवा आगे बढ़ेगा, युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। मगर हमें ये जानना है कि आज भी कुछ सबसे ज्यादा अगर आंकड़े देखे जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ स्कूलों के नाम पर सिर्फ धंधा चल रहा है। तो युवा बाहर पढ़ेगा, बाहर पढ़ के चीजें आएगा, मगर आज के टाइम पूरे तरीके से युवा भटक चुका है। रैली में अगर चीजें उस युवा को ये नहीं मालूम होता है कि 10th का एग्जाम देने जा रहा है, मगर उसको अगर 500 का नोट पकड़ा दिया जाए और उससे ये कह दिया जाए कि मुझे इस रैली में जाना है, उसको ये नहीं मालूम है किस रैली में जा रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या थे क्या नहीं मालूम, लोकतंत्र कैसे हुआ, देश कब आजाद हुआ, मगर हाँ उसको ये मालूम मुझे जिंदाबाद 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 करना है। इस तरीके से युवा बढ़ेगा। आज के टाइम 5वीं से लेकर 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं स्टैंडर्ड के लोगों को लेकर उसको सिर्फ ये मालूम है कि क्या बोलते हमें अपना 500 का नोट कमाना है। उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे किस तरीके से कमाना है। तो ये तो चीजें परवरिश की उसमें है ना, कि सबसे बड़ी होती है कि हमारे युवाओं को भटकाने का काम सबसे बड़ी तो उनकी परवरिश कर रही है, उनके कल्चर उनके दोस्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो उनके माँ बाप कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को इतनी छूट दे दी है। कभी आज तक उन्होंने स्कूल में जाकर देखा है कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है? कभी आज तक ये देखा है कि क्या बोलते हैं हमारे युवा किस तरीके की लाइन में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके तो चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती ना। साइंस साइड जो करता है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है जी। उसके बाद में आर्ट साइड जो करता है वो आईएएस आईपीएस लाइन में जाता है। जी। अब
IAS, और उसके बाद में आर्ट साइड में हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं जी। उसके बाद में जो कुछ पढ़ने चले गए 12वीं तक गलती से, वो अधिकारी बन गए। जी। इन्होंने 10वीं तक थोड़ा बहुत पढ़ा लिया, जी। वो भी कहीं ना कहीं जो है लग गए अपने काम पर, बिजनेस अपना खोल लिया। जी। लेकिन जो स्कूल में गए, फेल हुए कई बार, और उसके बाद में जो है वो मार मार के भगाए गए, वो आज राजनेता बनाए जा रहे हैं, वो जो हमारे लिए कानून ला रहे हैं। उसके बाद में जी। जो स्कूल के पीछे से ही भाग गए, वो बाबा बन गए हैं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, 8-8, 9-9 साल की जो है बालक बन रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड इतना फैल रहा है कि आप देखिए वो ठीक कर रहे हैं। आपके कानपुर में भी कई सारी दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों का कोई विरोध करने वाला नहीं है। क्या ये संभव है बिल्कुल नहीं। साल से कोई बीमार व्यक्ति उस आश्रम में जाए और वो ओम शिव 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 करके सही कर दें? तो फिर तो इस देश में एम्स में पैसा जो खर्च कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पागल हैं, और या फिर इस देश के वो अंधभक्त जो लगातार ऐसी जगहों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या उनको भक्ति में और अंधभक्ति में फर्क नजर नहीं आता? इस देश का जो युवा है, युवा को आप छोड़ दीजिए, जो बुजुर्ग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग, वो जो दुकानें चलाने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो उसका प्रबंधन कार्य कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके खिलाफ FIR नहीं लिख रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग वहां पर जो है चरण बंधन करने में लगे हैं, और उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। यही नरेंद्र मोदी जी आसाराम के दरबार में कभी हाजिरी लगाया करते थे, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में शुरू हो गए हैं। पाखंडवाद की कमर नहीं तोड़नी चाहिए। दुकानें जो बन रही हैं, साधु संत का अर्थ यह है जिसको पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, करोड़ों कमाए जा रहे हैं, करोड़ों जो है लगाए जा रहे हैं, और घुट्टी धर्म की पिलाई जा रही है। सवर्णों को तो अलग कर दिया गया है भाई। UGC आप देखिए कि इस पर हटने को तैयार नहीं है। SC ST में बिना जांच हो, तो ये योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए पहले जांच होगी, उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत होगा, उसके बाद में जेल होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कानून क्या कहता है? कहता है कि यदि आपके खिलाफ जो है FIR हो गई, FIR छोड़िए, शिकायत हो गई, शिकायत भी छोड़िए, किसी ने फोन पर भी बोल दिया कि आपने गाली गलौज किया है, तो आपको सबसे पहले उठा करके, प्राथमिकता ये है कानून की, तो आपको उठा करके जेल में पहले फेंकेंगे, उसके बाद में जांच शुरू होगी, फिर बाकी बात होगी। तो नरेंद्र मोदी जी देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते थे? तो राष्ट्रवाद से शुरू हुए थे, जातिवाद पर आ रहे हैं। जातिवाद से कैसे अलग हो पाएंगे? जातिवाद से कैसे अलग हटेंगे जहाँ ये कानून कड़े से कड़े, बड़े से बड़े केवल ब्राह्मण और वैश्य के लिए खत्म करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में खुद लोगों की अपनी नहीं चल रही, या वो आवाज ही नहीं उठाना चाहते हैं। तो आप कैसा भारत चाहते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी से तो बेहतर फिर कांग्रेस थी, कम से कम जातिवाद तो इतना नहीं फैलाया था। जो आज जाकर के जो काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? सवर्ण आज बट रहा है देश का, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बांट दिया है, 1 नेशन 2 कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 शायद क्या 3 4 5 6 7, मतलब बढ़ाते आप चले जाइए। इस देश में मंगलसूत्र पहने हुए महिला नीट का एग्जाम नहीं दे सकती, लेकिन वही बुर्का पहन के दे सकती है। भाजपा 80 राज्यों में दे सकती है, कोई FIR नहीं, और सीधा सरकार का आदेश है, हवाला दिया जाता है कि कानून में है। अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। मंगलसूत्र तो पति के मरने के बाद उतरता है, लेकिन ये तो सरकारें जो है पति के मरने के बाद कितना संस्कार मिलता है। मतलब RSS की पाठशालाओं में जो ये जिनको नारंगी संतरे बोला जाता है, इनको कौन सा ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी कौन सी गुट्टी मिलती है कि भाई ये भाजपा का विरोध नहीं कर सकते? कांग्रेस के समय तो बड़ा विरोध कर रहे थे, राष्ट्रवाद हैं, हम संस्कारी जाएंगे ना है। तो किस तरह का ये चल रहा है? थोड़ा सा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ये दोनों कब कांग्रेस बन गई, पता नहीं चला, या लोगों को पता भी नहीं चला कि ये कांग्रेस बन चुकी है आखिर? जी, लोगों को पता है, मगर लोग अंधभक्त बन के बैठ गए ना। लोगों को पता है अच्छे से कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कितने लोगों को, हमें लग रहा है कि कितने लोगों को इस सरकार में, या कितने लोगों को नौकरी मिल गई है। मुझे तो नहीं लगता कितने लोगों को नौकरी मिली है। नौकरी उन्हीं को मिल रही है जिनके पास पैसा है। एक गरीब आदमी जो दिन रात मजदूरी करता है, जो दिन भर के 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, फिर जाके फोर्स में जाता है या कहीं भी जाता है, उसको भी वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि धर्म का मुद्दा बना दिया गया है। जितनी भी दुकानें अगर चल रही हैं तो वो धर्म के नाम पर चल रही हैं, राजहित के नाम पर चल रही हैं।
कभी ये कभी किसी गुरुजनों से क्या पूछा है कि क्या बोलते धर्म का मतलब क्या है, राष्ट्र का मतलब क्या है? जैसे कल भी कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आई थी, क्या बोलते, जिसमें लोगों ने आवाज लगाई सनातन धर्म जिंदाबाद। मैं तो खुद कहता हूँ सनातन धर्म जिंदाबाद, मगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो भी अभी भी जो गोचड़ खाने हैं, जहां पर अभी भी गाय का बीफ काटा जाता है, जिनको लोग कहते हैं करोड़ों देवी देवता, उनको पूजते हैं, उनमें वास करते हैं, तो तब कहां चली जाते हैं कि तब करोड़ों देवी देवता नहीं कहीं दिखते हैं क्या? जब गाय माताओं को काटा जाता है, जब गाय माता की हत्या करी जाती है, जब उनका मांस खाया जाता है, तब नहीं दिखते करोड़ों देवी देवता। तो ये सोच धर्म बढ़ाने की नहीं, ये तो एक एजेंडा बना दिया गया है कि हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ठिकाना करेंगे। सबसे बड़ी बात तो गोचड़ खाने बंद करके दिखाओ ना। आज भी गोरखपुर में कुछ ऐसी जगह है, जहां पर कुछ भी यूपी में ऐसी जगह है जो दिन दहाड़े क्या बोलते गाय माता लद के जाती है एमपी में कटने के लिए। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पे अगर मारा जाता है ब्राह्मण तो एमपी में मारा जाता है। अगर वो मराठी नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा। चीजें सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में क्या, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, अन्य सरकार की बात नहीं करूंगा, सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़ रहा है तो स्वर्ण समाज बढ़ रहा है, हमारा ब्राह्मण भाई बढ़ रहा है, क्योंकि कमी उसके अंदर है, हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम लोग को सुधार। नागरिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए कि एक सभी नागरिक एक समान है, और समानता के बाद जो है जो डॉक्टर अम्बेडकर करते थे कि समान जो है उन्होंने आरक्षण भी किया कि 10 साल के लिए भाई आरक्षण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद खत्म कर दीजिए। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से कांग्रेस जो चीज नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी करने में खुली हुई है, और उसका समर्थन जो है वो आरएसएस करते गई है, कह रहे हैं कि आप करिए। वो आरएसएस कभी भी दबावों पर नहीं गई, उनके विरोध में सदैव रही, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए जिनका कोई अपना इतिहास हो। लेकिन आज मोहन भागवत जी आ रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर थोप रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर से हिंदी के समर्थन में एक आवाज नहीं उठी, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्रों से ये कमाई करके लूट करके इनकी दुकानें चल रही हैं, इनकी शाखाएं चल रही हैं, और यहाँ से जो है पैसा भर भर के ले जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए हम तो आप बच गए। तो भाई कैसे बच गए? संख्या तो उनकी बढ़ती जा रही है, आपने क्या बचाव किया? 15 साल हो गए हैं, सत्ता में भी आ गए हैं, अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना पाए, अभी तक सवर्णों को आगे लाने वाला जो है कोई कानून नहीं बना पाए। आप केवल आरक्षण 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 दे रहे हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात एजुकेशन सिस्टम तो क्या बोलते, एक एसटी एक्ट बना दिए गए, इतने सारे एक्ट बना दिए गए हैं। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, एक मतलब ज्यादा दिन की बात नहीं है, एक ब्राह्मण समाज को क्या बोलते जिंदा जला दिया गया था। एक घर में क्या बोलते पूरा फूंक दिया गया था उनको। उस टाइम भी क्या बोलते वहां के परिवार ने क्या बोलते अपील करी थी हमारे भारत सरकार से कि इस तरीके की चीजें हो रही है। एक एजेंडा, एक एनसीआर दर्ज कर दी गई थी कि हाँ ये आपकी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद कुछ उसमें चला, खुद उसके बाद कुछ बात उन चीजों को नमस्ते कर दिया गया। सबसे बड़ी तो कमी हमारे स्वर समाज में, हमारे ब्राह्मण भाइयों में है, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है। एकता लाए कैसे? मैं फलाना ये कर दूंगा, मैं फलाना वो कर दूंगा, मैं फलाना ये कर दूंगा। मैं कहता हूं अगर ब्राह्मत्व अगर अपने में आ जाए तो खुद सरकार बना सकता है, खुद एक सरकार को गिरा सकता है। तो सर जी क्योंकि उसके अंदर ये नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर एक चीज है कि चाटुकारता है करने की उनकी आदत है, पत्ते चाटी करने की आदत है। जब तक पत्ते चाटी बंद नहीं करेंगे तो ब्राह्मण ऐसे ही मारा जाएगा, ऐसे ही काटा जाएगा, ऐसे ही पीटा जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और भी सरकार हो, हर नाके में, हर एक नाले में एक ब्राह्मण भाई की एक गर्दन काट के, चाहे कोई भी अनजात का, चाहे कोई भी हो, गर्दन काट के उसकी नौकरी कर रहा होगा या तो उसकी गर्दन कटी मिली होगी। आज कितने ब्राह्मण भाई हैं जिनको मैं देखता हूँ वो जनेऊ नहीं पहनते, चुटिया नहीं रखते हैं। चाणक्य ने जिस भारत को अखंड बनाया था उसी भारत को जो है विभाजित कर दिया, खुद ब्राह्मणों ने उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश की जो सत्ता है वो ब्राह्मण के हाथ में ही दी गई, लेकिन उन्होंने इस देश का बंटाधार कर दिया। सभी लोग ये कहते हैं कि उनको कभी माफ नहीं करेगा, उन्होंने जो जो चीजें की हैं, कुछ लोग उनको अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उनको बुरा भी बताते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ब्राह्मणों को सत्ता देने
दी गई, मौका भी दिया इस देश ने, लेकिन ब्राह्मणों ने जो है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उसको सही करें, व्यवस्था को सही ढंग से चलाएं, लोगों में एक समानता लाएं, ब्राह्मण एकजुट क्यों हो? कोई भी वर्ग एकजुट कभी नहीं हो पाता है। मैं ये कहता हूं कि इस देश के नागरिक कब बनेंगे, हिंदुस्तानी कब बनेंगे, भारतीय कब होंगे? जो भारतीय है, जिनके लिए भारत पहले है, संविधान पहले है, वो एकजुट क्यों नहीं होते हैं? वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, बातचीत तो ये होनी चाहिए, तो ताकि कम से कम जातिवाद और राष्ट्रवाद की जो बीमारी है वो कम से कम जड़ से खत्म हो सके। जी। पहली बात तो भैया कि इस विषय में मैं क्या ज्यादा एक चीज तो नहीं बोलूंगा, मगर सबसे बड़ी चीज मैं जितना मैं जानता हूँ, जातिवाद कभी खत्म नहीं होने वाला, चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि शुरू से जो चीजें बोल दी गई है ना कि मुझे ये करना है तो फिर ये करना है, मुझे चाटुकारिताएं करनी तो चाटुकारिताएं करनी है। आज भी जाए इस सरकार में किसी विधायक की बात तो हमें लगता है पुलिस अधिकारी नहीं सुनता है, मंत्री की बात नहीं सुनता है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको अगर फोन करो या किसी विभागीय को चीजें फोन करो तो 10 बार अधिकारी पहले सोचेगा कि मैं पहले ऊपर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात कर लूं, तब मैं उनकी सुनूंगा बात। तो क्या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री भी तो ब्राह्मण हैं, वो भी तो सरकार के जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इस समय कोई पिछड़ा वर्ग में जा रहा है तो हमारा ब्राह्मण जा रहा है। आपको लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि एक विधायक की एक पुलिस वाला नहीं सुनता, एक मंत्री की पुलिस वाला नहीं सुनता नहीं है, या ड्रामा किया जा रहा है? बाकी मामलों में तो सुनवाई हो जाती है, ड्रामा किया जा रहा है, केवल जो है ये दिखावा हो रहा है, छलावा हो रहा है कि भाई हमारी सरकार में नहीं सुनी जा रही है, तो आपकी सरकार कैसी बनी है? आपकी सरकार में ही अगर नहीं सुनी जा रही, अरे भाई, जिस सरकार में एक प्रधान भी उस सरकार को जानता हो या उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, तो उस सरकार के उस प्रधान की भी जो है एसएचओ सुनता है, और ये एसएचओ छोड़ जाइए, वो डीएम भी अपनी जेब में रखता है। उत्तर प्रदेश तो वो है, तो उसी उत्तर प्रदेश से निकल करके एक विधायक, एक मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री पर ये इल्जाम लगे या ये आरोप लगे कि वो ऐसा बोल रहा है, मेरी सरकार में मेरी नहीं चल रही है। कैसे देखते हैं कि सत्ता में क्या ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे आपको शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की मंत्री है प्रतिभा शुक्ला जी। जब प्रतिभा शुक्ला जी ने क्या बोलते हैं, मैं उस मामले में भी मैं गया हुआ था, चीजें करने गया था। उस मामले में प्रतिभा शुक्ला जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, पता चला वो अपने पति के साथ क्या बोलते बर्रा थाने में क्या बोलते धरने में बैठ रही हैं। जब बताइए उत्तर प्रदेश की कानून मंत्री थाने के बाहर बैठ रही हैं अपनी बात को कहने के लिए, तब उनकी बात भी सुनी जा रही है। हम तो नॉर्मल लोग हैं, तो पिछड़ा कौन है? पिछड़ा तो ब्राह्मण ही जा रहा है ना। जब आपके कानपुर महानगर के विधायक महज त्रिवेदी जी हैं, उनके लोग थानों में घेराव कर रहे हैं, उनके लोग बैठे, खुद स्वयं माननीय विधायक महज त्रिवेदी जी बैठ रहे हैं जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी अपनी बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी की जगह क्या बोलते भारत सरकार दिल्ली में फोन करना पड़ रहा है। मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी अब जो है चलाने में, शासन चलाने में कम से कम नाकामयाब अब हो चुकी है। उसको अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए, अब अन्य पार्टियों को मौका देना चाहिए, वो आए तो शायद कुछ बेहतर हो, क्योंकि उनको शासन चलाना कम से कम आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर सच में अगर कोई काम करना चाहे तो दिनेश शर्मा जी को बैठाला जाए या ब्रजेश पाठक जी को बैठाला जाए, क्योंकि आज के टाइम एक ब्राह्मण चेहरा क्या बोलते कार्य कर दिए हैं। मुझे कुछ काम बताएंगे, 2 4 5 कुछ काम बताएंगे, उनके 5 कार्य ऐसे बताइए दिनेश शर्मा जी के, और 5 आप जो है डिप्टी सीएम के बता दीजिए कि अभी तक उन्होंने ऐसे कौन से महान काम कर दिए हैं सत्ता में आने के बाद में, कुछ ऐसा नया सुझाव दे दिया हो जो सरकार की तरफ से करवाया हो, जिसके लिए उनको कल को सीएम चुना जाए, मुख्यमंत्री चुना जाए। जी, ब्रजेश पाठक जी की बता देता हूं मैं कि अभी कानपुर में हैलट हॉस्पिटल है, हैलट हॉस्पिटल तो नहीं कहूंगा, उसको गूछड़ खाना कहेंगे हम। उस हॉस्पिटल में क्या बोलते लोग जाते कम थे, मरने पहले जाते थे। आईसीयू के मामले में एक तरीके से चीजें वहां पर बंद रहती थी। देवरिया में भी कुछ ऐसे सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर सिर्फ किताब सीएमएस तक क्या बोलते फोन नहीं उठाते, चीजें नहीं करते, वो भी बंद रहते थे। ऐसे लखनऊ में क्या बोलते पीजीआई है, वो भी ऐसे बंद रहते थे चीजें। मगर कुछ स्वास्थ्य के मामले में, चीजों के मामले में, तीसरी चीज मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में, सब चीजों के मामले में आज स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है।
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जितनी धांधलेबाजी सरकारी हॉस्पिटल में चल रही थी, अब वो थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। और मानवता के रूप में, राष्ट्र के रूप में आप उप मुख्यमंत्री हैं, चीजों को समझते हैं और सुनते हैं और चीजों को काम करने की आगे कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे युवा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मणत्व चाह रहे हैं, जिनकी बात को समझते हैं। आज सबसे ज्यादा हालत अगर बेकार थी तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की थी, जिसमें हैलेट हॉस्पिटल कानपुर का ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर लोग सिर्फ पोस्टमार्टम कराने के लिए जाते थे, चीजें कराने के लिए जाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है ब्रजेश पाठक जी ने कि अगर कोई आम नागरिक फोन करना चाहे तो सीधे जो है वो बात हो सके उनसे, उनको समस्या अपनी बता सके, उनको बता सके कि नहीं हमारे साथ में ठगी हो रही है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है? कुछ ऐसा उन्होंने व्यवस्था की है? महीने में कोई मुलाकात उन्होंने मरीजों के लिए कोई टाइम फिक्स किया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि देखिए हम यहाँ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री की तरह और हम आपकी सुनवाई करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपकी सुनवाई होगी, जो भी चीजें होंगी वो हम उन पर जो है सुनवाई करेंगे और उनका निदान करेंगे? क्या कुछ ऐसी कोई व्यवस्था की है उन्होंने? या 2-4 हॉस्पिटलों में सिर्फ केवल चक्कर मारे हैं? इससे ज्यादा तो मायावती जी ने भी मारे हैं, बहुत सारे थाने भी सुधारे हैं, इससे ज्यादा तो जो है अखिलेश यादव भी गए हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में। दौरा करने क्या है? जब कोई मंत्री या मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जब जाता है तो बदलाव अपने आप हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को नौकरी का डर सताने लगता है कि ये व्यक्ति अगर आज आ गया है तो कल भी आ सकता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या सुधार क्या किया? सुधार की मैं बात पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने व्यवस्था ऐसी सुधार उन्होंने सबसे बड़ी चीज बहुत ही बेहतर हो जिसको लेकर के लगे कि नहीं देखिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, इनके जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेगी लोगों को? या उन्होंने कह दिया कि नहीं अब मैं हमेशा स्वास्थ्य मंत्री रहूंगा, डिप्टी सीएम के पद पर रहूंगा तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी? जी, सुधार सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर चलाया, व्हाट्सएप नंबर डाला है, जिसमें मैंने खुद 1-2 बार चेक करने के लिए मैंने खुद व्हाट्सएप में मैसेज किया है उनको। मैंने क्या, मेरे लोगों ने भी मैसेज, 15 लोग, 20-25 लोगों ने मैसेज किया है। दिनेश शर्मा को लेकर के भी बातें करते हैं, दिनेश शर्मा के बारे में जो है बहुत डिप्टी सीएम रहे, उनके कुछ कार्य याद हो? जी, डिप्टी सीएम में दिनेश शर्मा जी के ये है कि शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। एजुकेशन के मामले में मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, राष्ट्र की, मैं चाहता हूं कि एजुकेशन के मामले में शिक्षा मंत्री जब दिनेश शर्मा जी थे तो युवाओं के हिसाब से, मेरे हिसाब से जिस तरीके से कार्य कर रहा, शिक्षा भी बीच में चल रही थी, अच्छी तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोग पढ़ाई कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। मगर शिक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री के रूप में क्या बोलते, मैं चाहूंगा दिनेश शर्मा जी मंत्री बने। बाकी मेरे लिए 2 ही चेहरे मानने, बाकी मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी ने भी लॉलीपॉप पकड़ाया है, और इससे पहले भी क्या बोलते जो भी सरकार में जो मुख्यमंत्री जी रहे हुए, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। युवा लॉलीपॉप खाने के लिए थोड़ी है। आप सोचिए अचानक रातों रात अगर 25,000 विद्यालय सरकारी बंद हो जाए, वो भी एक राज्य में, तो कितना असर पड़ेगा? बहुत। दिनेश शर्मा की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए उनको लगता नहीं, आपको लगता नहीं कि अवार्ड मिलना चाहिए? 25,000 विद्यालय उनके शासनकाल में बंद हुआ। उपलब्धि तो चीजें मैं कहूंगा कमी भी है, चीजें भी हैं कि बहुत सी कमी है कि हाँ स्कूल बंद हो गए होता है तो कम से कम एक पंचायत का, गांव में लोगों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बंद हो जाता है। 25,000 विद्यालय बंद हुए, उनके लिए कौन सी बड़ी जो है उपलब्धि, उनको इस उपलब्धि के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए? भारत रत्न? अच्छा, आप ये बताइए, आपको लगता है कि आकर के उन्होंने कौन सा जो है एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव कर दिया? फीस कम करवा दी, निजी विद्यालयों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा खास करके किया है, अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए, या उन्होंने किसी भी समाज के लिए किया हो? एक समाज के लिए, मैं तो कहता हूँ सभी के साथ समान करें, लेकिन क्या वो समान नहीं करवाए तो किसी एक समाज का आप बता दीजिए कुछ विशेष किया हो, कुछ उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम कुछ लागू किया हो जो एजुकेशन में, जो उनको याद रखा जाए। थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, उससे ज्यादा तो जो है पंचायत में प्रदान कर देता है, प्रधानमंत्री भी उतना नहीं कर पाता, भले ही योजनाएं वो 10,000 जो है लॉन्च कर लें। अब हम आते हैं हिंदू समन्वय समिति पर। वर्तमान में जो हिंदू संगठन चल रहे हैं, धर्माचार्य आपस में लड़ रहे हैं इस देश में, हिंदू तो सिर्फ हो रहा है, कोई मुस्लिम के विरोध में है, कोई मुस्लिम के साथ खड़ा है, कोई दलितों के साथ खड़ा है, कोई दलितों के विरोध में खड़ा है।
जहां अदालतें कह रही है कि 90% SC ST झूठे हैं, लेकिन जो 10% सही हैं उन पर कार्यवाही सही ढंग से नहीं हो पाती है। जो जी वास्तविक में जिनकी वजह से SC ST UGC जैसे काले कानून आते हैं, वो क्या गुंडे बदमाश जो हैं जो सवर्ण समाज में, वो क्या बंद होंगे? वो विकास दुबे जैसे, जिसके कारण सवर्ण समाज को भी कई बार जो है वो उनका सर नीचा होता है। उन्होंने देखा है कि देश सबसे के बड़ी अंदर जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको लेकर के गिराने का काम करते हैं, उनको उन पर गर्व करने की बजाय उनका विरोध क्यों नहीं होता है? ऐसे लोगों का समर्थन जी क्यों? सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने काला कानून ओबीसी की बात करी, मैं तो कहता हूँ कौन है ओबीसी? मैं तो इनको आतंकवाद समझता हूँ, ये तो आतंकवादी हैं। मैं UGC मैं की नहीं बात मान कर रहा हूँ। तो यही आपकी सबसे भारतीय जनता पार्टी ही तो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ही परोस करके उनको भेज रही थी कहीं बाहर, बोल रही थी कि नहीं आप हमारे लिए मीटिंग कीजिए। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आप जी ओवैसी तो आपके लिए बी टीम का काम करती है, जहां भी आप देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां आप हारते हैं वहां वहां ये पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुस्लिम वोट तो हम आपके लिए काट रहे हैं, अन्य पार्टियों का, भले ही हम जीते नहीं जीते, लेकिन जो बी टीम का जो ठप्पा लगा है वो तो ओवैसी के ऊपर लगातार लगता आ रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओवैसी के भाई के ऊपर भी जो आरोप लगे हुए थे उससे भी तो उनका बचाव हुआ है। जी जी सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ, काम भी कर रहा हूँ, चीजें भी कर रहा हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ओबीसी की आप बात कर रहे हो, चीजों की बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि सरकार जो कर रही है अपना काम करे। जो मेरा लक्ष्य है, जो हिंदुत्व समन्वय समिति जो संगठन है, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, सबसे पहला हमारा मुद्दा रहता है कि हमारे स्वर समाज के लिए खड़ा होना। मैं अगर आप हमें प्यार दोगे तो हम भी आपको प्यार देंगे। अगर आप हमारे धर्म के खिलाफ, अगर आप हमारे समाज के खिलाफ, आप हमारे राष्ट्र के खिलाफ, अब आप हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो उसका परिणाम भी बड़ा घातक होगा। मैं फिर ये नहीं, हम लोग ये नहीं देखते ये सरकार है या वो सरकार है या ये सरकार है। एजेंडा हमारा एक ही है कि हमारा क्या बोलते हैं कि हम राष्ट्रपुत्र हैं, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, कि ना हम बनिया है, ना हम ठाकुर है, ना आरएसएस हम कह ये रही है हैं। कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आरएसएस है वो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सीधा जो है बोल दिया है, मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र करना ही बेवकूफी है। ये बेवकूफ लोग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं। ऐसे महामूर्ख हैं, इनको पता नहीं है कि मुसलमानों के बिना राष्ट्र नहीं है और मुसलमानों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। बोले हम दौड़ भाग कर रहे हैं और उसके साथ में उन्होंने यह भी बोला कि पूरे देश के हिंदू हमारे साथ में है, हम दुनिया का सबसे विशाल संगठन है। अब कुछ लोगों के करने से हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो बड़े विशाल हैं, हम तो कितने 100 सालों से हैं, 125 साल हो गए हमें। जी सबसे बड़ी बात उम्मीद नहीं थी तुषार शुक्ला जी कि आरएसएस और भाजपा से जो उम्मीद लगाई थी, उन्होंने किस तरह से जो है कुठाराघात किया और जो बार बाबर मुगल नहीं कर पाए, आक्रांता नहीं कर पाए, वो बार आरएसएस ने किया हिंदुओं की पीठ पर चुरा घोंप करके। ये मानते हैं आप? ये मानते हैं कि एक भाजपा थी कभी, एक आरएसएस थी कभी जो हिंदुत्व की बात करती थी, मुलायम सिंह को हिंदुओं का कातिल मानती थी और उन्हीं मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से वो सम्मानित भी करते हैं। तो आप मानते हैं कि हिंदुओं के पीठ पे छुरा काम हुआ है और लगातार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। इन्होंने यूजीसी का विरोध करने के लिए अभी तक सड़क पर नहीं उतरे। सत्ता को लात मार देनी चाहिए थी। बहुत सारे नेता उदाहरण है। अगर समाज के लिए आप कह रहे हैं कि क्या किया, क्या किया? तो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे तो क्या वो केवल ब्राह्मणों की बात कर रहे थे क्या दिनेश शर्मा, या सवर्णों के लिए? जब बात सॉरी जो ब्रजेश पाठक जी हैं, और जो एजुकेशन की बात भी अगर हम करें तो एजुकेशन में भी उन्होंने कुछ किया होगा तो वो सबके लिए सवर्ण कहाँ से आ गया? तो दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक जी कोई सवर्ण काम किए गए हों ऐसे 5 नाम गिना दो, एक भी नहीं। यकीन मानिए एक भी काम नहीं है ऐसा बता पाएंगे कोई ऐसा कोई सवर्णों के लिए। एक काम कर सकते थे, सिटी मजिस्ट्रेट देखिए कि लात मार दी और कहा कि ये नौकरी गई भाड़ में। नौकरी हमारे समाज के लिए नहीं है, हम समाज के लिए करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और मजिस्ट्रेट को सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन मिल रहा
है जो चाहे कार्यवाही कर सकता है, चाहे उल्टा टंग भी मार सकता है, उस मजिस्ट्रेट को सत्ता से ही आगे रख करके धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? जी सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि भैया आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं बुरा नहीं कहूंगा कि ना सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे अच्छा काम तो सराहनीय कार्य ये हुआ है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा हिंदू सुरक्षित है। कैसे? जेल में या बेल पर या ना एनकाउंटर मैं जेल में कहूंगा ना मैं बेल में कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सच में आज हमारा हिंदू जो पहले तिलक नहीं लगाता था, आज वो तिलक लगाने लगा है। बिल्कुल, और वही तिलक लगा करके यदि विद्यालय में पकड़ा जाए तो उसके ऊपर SC ST भी लग जाता है, ये भी सच है। बिल्कुल। लेकिन जो समाज तो में चल कभी रहा है इनको तो हम देखते ही हैं, लेकिन जो संगठन जो काम कर रहे हैं उन्हें भी हम देख रहे हैं, लगातार संगठनों की आवाजें उठ रही हैं, धर्मगुरु अपना भी काम कर रहे हैं, कुछ धर्मगुरु पकड़े भी जा रहे हैं, समाज में सब धर्मों की बातचीत हो रही है, कहीं एक दूसरे के साथ में कोई नाराज है, कहीं कोई किसी के साथ में नाराज है। सरकारें अपना खेल खेल रही हैं, राजनीति के चक्कर में जो युवा हैं वो अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन से भी दूर हो रहे हैं, नौकरी से और अपने भविष्य से भी। तो हमारे साथ में तुषार शुक्ला जी थे, जो मजदूर यूनियन संघ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बड़े भैया राष्ट्रीय धर्म प्रचारक भैया जी। कैसे भैया आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो मेरे चाचा जी, जो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मुझे जयपुर में भेजा था, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से वो आपको 2 शब्द क्या बोलते बधाई के रूप में दे, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक। मैं जी ठीक है जी। जी पंडित जी प्रणाम। जी जय हिंद। मैं देव की नगरी देवरिया से DN पांडे बोल रहा हूँ। जी पांडे साहब, स्वागत है आपका। और ये बच्चा है, बच्चे ने कहा कि 2 शब्द जो है हमारे चैनल पे हमारे केशव पंडित जी से 2 शब्द बात करें। जी नहीं बिल्कुल। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? नहीं ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम और मैं पंडित जी सोशल वर्कर हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। समाज में जो भी चीजें हैं, समाज के लिए मैं जीना चाहता हूं और समाज के लिए ही मरना चाहता हूं। तो मैं बच्चे से बोला कि एक बार हमको भी चैनल पे ले चलो आप, और आपसे हमारी मुलाकात हो, 2 शब्द की बात हो। जी। विशेष तौर पे मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं, कि राजनीति करना ठीक बात नहीं है। राजनीति में तमाम तरीके की बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक व्यक्ति जो करता है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो ये सब चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूं। सनातन प्रेमी हूं, परशुराम जी के धाम के नजदीक मेरा गांव घर है। ठीक है पंडित जी। जी पांडे साहब, तो लेकिन जो आजकल चल रहा है, क्या उसको लेकर के आप मानते हैं कि ये एक जो बड़ी जिम्मेदारी हो सकती थी, जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो ब्राह्मणों की, जो एक कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो ब्राह्मण तो शुरुआत से सामाजिक कार्यकर्ता ही रहे हैं, समाज कल्याण का जिम्मा ही उनको सौंपा गया था, और आज सभी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एजुकेशन का जो जिम्मेदारी जो थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, आज सभी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो वर्ण व्यवस्था शुरुआत में भगवान भी गीता में कहते हैं कि देखिए अब वो आर्यों ने, वीर सावरकर ने, तमाम लोगों ने जो कार्य किए हैं, दलितों को जनेऊ पहनाए हैं, उनको जो है ब्राह्मण बनाया है। मेरठ की भी खबर आप 3-4 दिन पहले आपके पास आई होगी। तो अब ब्राह्मण उस लायक नहीं रहे, क्योंकि ब्राह्मण जो कार्य आज कर रहे हैं वो तो राक्षस भी नहीं कर सकते, कम से कम उससे बढ़िया रावण तो था अगर ये देखा जाए। उसके पुतले जल रहे हैं, पुतले तो इन लोगों की जलनी चाहिए जो आजकल ये जो धर्म को गंदा कर रहे हैं। ब्राह्मण तो स्वयं एक धर्म है, क्षत्रिय तो स्वयं एक धर्म है, लेकिन इन धर्मों के लोग ही गलत कृत्य करने लग गए हैं। तब से आप देखिए कि धर्म की हानि हो रही है, समाज में विरोध भी हो रहा है, तो वो उनके कारण हो रहा है। अच्छे लोगों को आज भी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जो हैं वो फंसते बेचारे अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गलत हैं वो गलत लगातार करते जा रहे हैं। उसका विरोध होना चाहिए। एक देश कब होगा, नागरिक एक साथ में कब आएंगे, ये जिम्मेदारी
चाणक्य ने कभी नहीं ये सोचा था कि अखंड राष्ट्र सिर्फ ब्राह्मणों से बनेगा। उन्होंने कहा राष्ट्र के नागरिक एक होंगे तो हर चीज अखंड बनेगी, एक साथ चलेगी, सब अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सही ढंग से निभाएं। कोई मंत्री के पद पर है तो वो मंत्री के पद पर खुश रहे और मंत्री पद का दायित्व तो सही तरह से निर्वहन करे, ना कि वह सोचे कि प्रधानमंत्री बन के करूंगा ये काम। तो जो जहां पर है वह व्यवस्था में खुश नहीं है। आज ये धर्मगुरुओं को बोलना चाहिए था, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो अपने पैसे भरने में लगे हुए हैं। आप सोचिए नोटबंदी के पहले, तो नोटबंदी के पहले जो महाराज जी कहते थे कि बच्चा क्या होगा, आत्मा चली जाएगी, धन यहीं रह जाएगा। फिर वो नोटबंदी हुई, उसके बाद में वो उनके शिष्य गए, बोले महाराज जी धन चला गया, आत्मा यहीं भटक रही है, क्या करें। तो ये हालात जो है जब बनते हैं समाज में, तो धर्म गुरुओं को भी कम से कम अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, बदलना चाहिए और उनको जो है समाज में एक अच्छा ज्ञान देना चाहिए, ना कि किसी धर्म के खिलाफ बुराई। आपने देखे हैं आजकल बहुत सारे लोग किसी जाति के लिए विशेष करके बुराई करने लग गए हैं, किसी धर्म को। अरे भाई आप अच्छे हैं ना, तो आप अपनी अच्छाइयां बताइए लोगों को, किसी धर्म की बुराइयां क्यों कर रहे हैं आप? ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सभी इस देश के नागरिक हैं और संविधान सबको जीने का अधिकार देता है और सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। तो आप बुराई करते हो और भुगतना समाज को पड़ता है। जैसे एक मौलाना जब हिंदू धर्म की बुराइयां करता है, आप सोचिए कि हिंदू धर्म उससे नाराज होता है या नहीं होता है ना, होता है, उसका वजह भुगतना है पूरे मुस्लिम समाज को। ठीक इसी तरह से आप सोचिए कि एक हिंदू समाज का एक कथा भागवताचार्य, एक शास्त्री, वो यदि एक धर्म की टिप्पणियां करने के लिए बैठा है, क्या शास्त्रों में जो है वो आप बैठ करके बोलिए ना व्यास पर, ना कि आप जो है किताबों से इधर आप जाकर के उधर जाकर के राजनीतिक चर्चाओं का मंच आप बना देते हैं और आप वहां ज्ञान बांटने लगते हैं। ज्ञान बांटिए आप नीचे उतर के, लेकिन कथा के पंडाल में सिर्फ आपको राम जी की कथा कहनी है, कृष्ण की कहनी है, भगवान परशुराम की कहनी है। वहां पर कोई ऐसी कथा नहीं लानी है जो राजनीतिक कथाएं आप जो है उनका अखाड़ा बनाएं। तो आप जो चीज कहते हैं वैमनस्यता धर्म गुरु ही आपस में बढ़वा रहे हैं। ये तो बैठ करके जो है लूटते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पैसा आएगा ये बोलने से। हमारे पास नेता मंत्री आएंगे, नेता मंत्री क्यों पैर छूने आते हैं? क्योंकि अगर जो धर्मशास्त्री विवादित बयान नहीं देता उसके पास कोई राजनेता नहीं जाता, जो मौलाना विवादित बयान नहीं देता उसके पास कोई राजनेता नहीं जाता उस पार्टी का। तो ये जो आपस में लड़वाने की क्रिया चल रही है, इसको कब आखिर लोग समझेंगे और कब इसको जो है बंद करने के लिए आगे आएंगे? समाज में पंडित जी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पे कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं है सर। कार्य करने वाले जो विद्वान हैं वो बता रहे हैं कि आपको धर्म के रास्ते पे चलना है। शास्त्रों का जो शास्त्र में लिखा गया है वो शास्त्र का अध्ययन कर कौन रहा है? जो शास्त्र में चीज लिख गई है उसका अध्ययन कौन कर रहा है? महाराज जी आप बताएं। अभी हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ जो है मथुरा के कई विद्वान लगे हुए हैं जो अच्छा कथाकार हैं और कह रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण, अब ये एक नारा लगा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यहाँ कहीं कोई बुराई नहीं है। कथाकार आके अगर कथा कह रहा है, ब्राह्मण कथा कह रहा है, तो उसमें शूद्र भी जाके सुन रहा है, सारे कौम के लोग जाके उस कथा को सुनते हैं और कराते भी हैं। तो ब्राह्मण के पास जो शास्त्रार्थ ज्ञान है, जो रामायण गीता में लिखा गया है सर, उसको तो ब्राह्मण कह ही रहा है। लेकिन हम आप जैसे कुछ अच्छे विद्वान हैं, जो जानकार लोग हैं, जो इस चीजों को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं ब्राह्मणों का क्या है, आजकल मांस खाना है, दारू पीना है, तमाम तरीके की चीजें हैं, कुछ करना नहीं है। बाप दादा की संपत्ति 10 बीघा 5 बीघा बाप दादा ने बनाया, उसको बेच के जो है तमाम तरीके का कार्य करना है, उससे रोज शाम को दारू पीना है, मांस खाना है। ये कहाँ लिखा है ब्राह्मणों में? ये था ही नहीं कहीं कुछ। पहले के जो भी ब्राह्मण देख लीजिए, आज के हमारे बाप दादा हैं 80 साल 90 साल 100 साल तक जी रहे हैं। क्या इस युग का कोई युवा बता दे कि हम 60-70 पार कर पाएंगे? क्या है, पहले शुद्ध दूध पीते थे, गाय रखे थे, खेती करते थे, गोबर से जो है गेहूं धान की पैदावार करते थे, स्वस्थ रहते थे और ज्ञान भी था। रामायण गीता पढ़ते थे, घंटी बजाते थे, पूजा करते थे, तिलक लगाते थे। वो ब्राह्मण आज कहाँ रह गए हैं सर? जी। गिने चुने हैं जो धर्म की बात बता रहे हैं कि आप ये धर्म करो, ये कर्म करो, लेकिन कथाकार आके कथा कह के चला जा रहा है
हमारा आपका काम है कर्म करना, हम नहीं करेंगे तो आपको आके थोड़े ना वो कराएंगे कि आप यही करो। तमाम तरीके की इस समाज में कुरीतियां हैं पंडित जी। अब इस कुरीतियों पे एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अभी हमारे एसडीएम साहब अग्निहोत्री जी हैं, अभी आपने 2-3 महीने का मुद्दा सुना, एसडीएम पद पे उन्होंने इस्तीफा दे के और जो है यूजीसी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता डिमांड कर रही है कि आने वाले मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाए। आपने ये खबर सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। अभी एमपी के जो हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया ब्राह्मणत्व के बारे में, यूजीसी के बारे में। मैंने भी फेसबुक पे लाइव कम से कम 2-4-5 बार बोला होगा यूजीसी के बारे में। तो ज्ञानी लोग हैं पंडित जी, और ज्ञान की बात बता रहे हैं। हमारा आपका कार्य है उस पे चलना, नहीं चल रहे हैं तो क्या किया जाए बताइए। अभी एक छोटी सी बात बच्चा बोल रहा था, आपने योगी आदित्यनाथ के सरकार की बात पूछ रहे थे। योगी जी जहां रह रहे हैं गोरखपुर में, वहां हजारों घर मुस्लिमों का है, और कोई भी एक मुस्लिम बता दे कि मेरे साथ किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो उनके अगल बगल, कोई भी मुस्लिम एक बता दे जो उनके गढ़ में मुस्लिम रह रहे हैं। आजादी से मंदिर में भी मुस्लिम बैठ रहे हैं, मुस्लिमों की वहां दुकान है, मुस्लिम वहां अपना धंधा चला रहे हैं। इस देश के अंदर तो हम तो पंडित जी हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। राजनीतिक बात मैं राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं समाज सेवा की ही बात करेंगे। बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ मकसद एक है कि इस राष्ट्र के नागरिक जिनके लिए जय हिंद पहले है, वंदे मातरम पहले है, भारत माता की जय पहले है, वो एकजुट हों, एक साथ आए, एक साथ खड़े हों। संविधान और देश राष्ट्र जो है वो प्राथमिकता है, वो होनी ही चाहिए। धर्म रिलीजन दूसरा नंबर हो सकता है, जो जिस धर्म में आता है वो अपने धर्म को माने और अपने घर में प्रैक्टिस करे, कोई किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दूसरे के धर्म को गालियां देने को, बस अंतिम बात से और मैं चलता हूं। मोदी सरकार को अवसर जो दिया था भारत की जनता ने, वो इसलिए दिया था कि आप आकर के धर्म निंदा कानून बनाएं, कोई किसी के धर्म को गाली, जाति निंदा कानून बनाए, ताकि कोई किसी की जाति को न विदेशी बोल पाए, न कोई गलत शब्द बोल पाए, और सभी पर एक समान जुर्माना, एक समान जेल और एक समान जो है मुआवजा लागू करें, नहीं तो किसी के लिए मत करें। इस देश के अंदर आपको ईश निंदा कानून लाना चाहिए था। कोई किसी की ईश्वर पर कोई टिप्पणी ही नहीं कर पाया। कोई टिप्पणी करता है तो उसको लेकर के जुर्माने से लेकर के जेल तक का प्रावधान और आजीवन कारावास तक की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए थी, ताकि ये नेताओं के भी मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं 3 चीजों से दाल रोटी राजनीति की चलती है। राजनीति के गलियारों में बोलेंगे क्या, क्योंकि ये 3 चीजें निकल गई, जाति, भगवान और धर्म। अगर ये 3 चीजें निकल गई तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, सब एक समान हो जाएंगे। और इसीलिए कानून लाने से न तो कांग्रेस कभी ला पाई और न ही कभी भाजपा लाएगी, और शायद आने वाले समय में हमें कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी, जय, नमस्कार।